हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 80 तक हो चुका है, 4, 5, 6 क्लास। तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री सभी में पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो या फिर बिहार शिक्षक भर्ती हो, तो चलिए, या फिर बिहार दरोगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, नहीं तो आप अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि भारत में जो सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। चलते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, कब क्या कैसे। तो भारत में सिविल सर्विसेज के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि 1786 से 1796 को तक, मतलब इनका कार्यकाल था, जाना जाता है। तथा सिविल सर्विसेज को ज्वाइंट करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति, यानी जो ज्वाइन किए थे भारत से, वो पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ पाएँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। चलते हैं नेक्स्ट, और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे प्रायः BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट का जो क्रमांक है वो 16, इसे छोड़ रहे हैं आप, 1915 महामन्ना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी के पुनीत दिवस पर की गई थी। दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ने विश्वविद्यालय की स्थापना में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था देकर की थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? यानी कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी? तो वुड का एजुकेशन डिस्पैच, तो सबका डेट लिख देते हैं। वुड का एजुकेशन डिस्पैच और मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, और लास्ट में हंटर रिपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले जो आएगा वो मैकाले का मिंटो ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, यानी पहले तो 2 हो जाएगा। उसके बाद वुड का एजुकेशन डिस्पैच, ये सेकेंड पे आ जाएगा। तो आपका जो आंसर राइट होगा वो होगा ए, यानी कि पहले जो आया था वो 2, फिर 1, फिर 4 और फिर 3। यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। मैकाले का मिंटो ऑन एजुकेशन जो रिपोर्ट आया था वो आया था 1800, रिपोर्ट नहीं है फ्रेंड, शिक्षा से संबंधित एक्ट है। तो 1835 में वुड का आदेश पत्र या वुड का घोषणा पत्र, यानी वुड डिस्पैच, सर चार्ल्स वुड द्वारा 100 अनुच्छेदों का
लंबा पत्र था जो कि 1854 में महिलाओं और बच्चों के लिए आया था। और तीसरा, हंटर कमेटी 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसी के लिए ये रिपोर्ट बनाया गया था। और फोर्थ, सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने प्रस्तुत की थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84, राज्य क्षय यानी कि आप इसे हड़प नीति भी कह सकते हैं, जब्ती सिद्धांत भी कह सकते हैं, किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये जो हड़प नीति है ये लागू किया गया था डलहौजी के द्वारा। और यहाँ देखें इसका एक्सप्लेनेशन। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया था। तो पहले जो हड़प नीति के तहत विलय किया गया था वो था सतारा 1848 में, फिर जैतपुर 1849 को, और फिर संभलपुर 1849 में, दोनों को साथ ही किया था। फिर बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया है कि हड़प नीति के तहत पहले किसे मिलाया गया, तो सतारा इसका राइट आंसर होगा। और टोटल 7 क्षेत्र को मिलाया गया था। और राजपूत राज्य करौली के मामले में डलहौजी ने निर्णय को डायरेक्टरेट ने अस्वीकार कर दिया। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में किया था। चलते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कुशासन के आधार पर किसे हड़प नीति के तहत मिलाया गया, तो इसका राइट आंसर अवध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान की राजधानी जो श्रीरंगपट्टनम थी, जहां 1792 में उसने अंग्रेज़ों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ टीपू शहीद हो गया था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो कि 1799 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। तो वो थे सर आयरकूट। सर आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हरा दिया था। और पोर्टो नोवा की लड़ाई जो हुआ है वो 1781 में हुई थी। और मैसूर के हैदर अली और सर आयरकूट के नेतृत्व में कंपनी फौजों के बीच की गई थी, यानी कि अंग्रेज थे और हैदर अली थे। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज में किया गया था? सिंध का विलय, जो वर्तमान अभी पाकिस्तान में है क्षेत्र सिंध, तो इसको जो है 1843 में अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया था। तो किस गवर्नर ने मिलाया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने सिंध को मिला लिया था भारत में।
सिंध का विलय 1843 ईस्वी में किया गया था और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो, जो कि 1842 से लेकर 1844 तक इनका कार्यकाल था, यानी कि भारत में रहे थे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 88, सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर थॉमस मुनरो, तो ये जो संबंधित है वो रैयतवारी बंदोबस्ती से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट। रैयतवारी भूमि कर व्यवस्था मद्रास, बम्बई और असम के अधिकांश भागों में लागू की गई थी और रैयतवारी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1807 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया था। थॉमस मुनरो उस समय मद्रास के गवर्नर थे और इस प्रकार रैयतवारी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड थे। इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से उपज का 55% से लेकर 66% तक का भूराजस्व कंपनी द्वारा वसूला जाता था और उल्लेखनीय है कि रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भार का कुल 51% हिस्सा शामिल था, यानी कि ये जो रैयतवारी व्यवस्था है उसमें कुल क्षेत्रफल का जो ब्रिटिश के क्षेत्र में थे उसमें से 51% जो है रैयतवारी व्यवस्था में आता था, यानी कि सर्वाधिक इसी में आता था। और इसमें जो कर वसूला जाता था वो 55% से लेकर 66% तक। और इसके जो जन्मदाता थे वो थे थॉमस मुनरो और कर्नल रीड। और कब हुआ था? तो सर्वप्रथम 1807 में। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और किसकी मदद से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में अधिनियम के तहत सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया और बेंटिंक के सामाजिक सुधारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सती प्रथा का अंत। इससे पूर्व के गवर्नर जनरलों में किसी ने भी कुर प्रथा को छोड़ने का प्रयास नहीं किया। राजा राम मोहन राय जैसे प्रगतिशील विचारक ने इस प्रथा के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया। और कब किया गया था? तो 1829 में। क्वेश्चन नंबर 90, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज की स्थापना इसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग चंद्रावरकर आदि द्वारा की गई थी। जी.आर. भंडारकर प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि और विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 91, वेदों की ओर लौटो
का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समग्र ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया। उन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना, जिसने छुआछूत, मूर्ति पूजा, पशु बलि आदि धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। चलते हैं नेक्स्ट पे। और ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना भी उन्होंने किए थे। क्वेश्चन नंबर 92, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, तो लाला लाजपत राय। एम.एन. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय बाजार संघ कांग्रेस, या फिर आप इसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। और लाला लाजपत राय जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष, और दीवान जो थे इनके चमन लाल प्रथम महासचिव थे, यानी कि चमन लाल महासचिव हो जाएंगे और लाला लाजपत राय जो हैं अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसे आप दूसरे नाम से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, और 1920 में इनकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 93, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था? तो गारो का एक विद्रोह था। गारो एक जनजाति है जो कि मेघालय के क्षेत्र में निवास करते हैं, गारो नामक पहाड़ियों पर। पागलपंथी विद्रोह करम शाह द्वारा चलाया गया एक अर्ध धार्मिक प्रकृति का विद्रोह था, जो सत्य, समानता व भाईचारे के सिद्धांतों के समर्थक थे। और करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू मेरे धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध कर दिया। और 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और वहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया। उसने प्रशासनिक समस्या के लिए एक न्यायाधीश और जिलाधिकारी नियुक्त किया। विद्रोहियों ने गारो की पहाड़ियाँ तक उपद्रव किए तथा यह क्षेत्र 1840 से 1850 ईस्वी तक उपद्रवग्रस्त बना रहा। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये जो टीपू लिखा हुआ है ये टीपू अलग है, और एक जो टीपू मैसूर के थे वो अलग थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्योंकि ये जो घटना घट रही है 1840 से 1850, वो वाला जो था वो 1799 के आसपास के टीपू थे। क्वेश्चन नंबर 94, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह की सफलता। क्वेश्चन नंबर 95, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिए थे। बाकी तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह द्वितीय या जफर, बहादुर शाह द्वितीय नहीं फ्रेंड, बहादुर शाह जफर
तीनों ने ही भाग लिया था। चलते हैं नेक्स्ट। भगत सिंह ने 1857 के संग्राम में भाग नहीं लिया था। भगत सिंह को सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र के लिए सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। और चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ पाएँ। और अगर आप यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास लेते हैं फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज सभी है, तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी 4 सितंबर 1825 से लेकर 30 जून 1917 तक ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्होंने भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और 1892 से 1895 तक वे यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे 1892 से 1895 तक। क्वेश्चन नंबर 97। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम बिरार राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं ए.पी. आनंद चार्लो ने की थी और इससे पहले कलकत्ता के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया, किंतु यह ज़्यादा प्रभावी सिद्ध नहीं हुई। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो हुई थी वो 1884 में हुई थी और 3 लोगों ने किया था, बी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लो। चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 98। और फ्रेंड्स, अगर आप बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है कि बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट का क्लास हो रहा है, 12-13 हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 98। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था फ्रेंड्स, और बंगाल विभाजन के विरुद्ध ये वही बातें लिखा हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने।
कांग्रेस में दो तरह के लोग रहते थे, नहीं, दो पार्टी के लोग रहते थे। एक जो थे वो नरम दल थे और एक गरम दल थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो गरम दल के नेता थे और उन्होंने ही नरम दल वाले नेताओं पे ये आरोप लगाया था कि अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति करते हैं और इससे भारत को स्वतंत्रता हासिल नहीं होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। राजकोट के खतरनाक अग्रदूतों में से एक, भारतीय असंतोष के वास्तविक जनक, भारत के बेताब बादशाह एवं लोकमान के नाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है कोंकण तट के रतनगिरी नामक स्थान पर उच्च जाति के चित्पावन ब्राह्मण के घर में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से कास्ट थे, तो ब्राह्मण होंगे। और कब हुआ था, तो 1856 में, यानी कि 1857 का विद्रोह से जस्ट एक साल पहले। ये आज का लेक्चर जो है फ्रेंड्स, इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और आप अपना स्कोर ज़रूर हमें लिख के बताइएगा कि आपका कितने क्वेश्चन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था। यानी काकोरी षड्यंत्र जो है उसमें 4 लोगों को फांसी दिया गया था और बाकी लोगों को उम्र भर के लिए कारावास। तो कौन है जो बच गया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे, ये भाग गए थे। और अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, एक और व्यक्ति था रोशन सिंह नाम का। तो इन चारों लोगों को फांसी दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप ज़रूर इस प्रीवियस वीडियो को देखें और इसका थोड़ा डिफिनेशन बचा हुआ है फ्रेंड्स, तो आप उसे ज़रूर देख लें। 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया। 4 क्रांतिकारी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, यही हमने नाम बताया था फ्रेंड्स, रोशन लाल हमने सिंह बताया था, और राजेंद्र लाहिरी को मृत्युदंड दिया गया था। इस कांड में जुड़े एकमात्र क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस गिरफ्तारी से बच निकले थे, लेकिन ये बाद में खुद को मार लिए थे जब पुलिस चारों ओर से इन्हें घेर लिए थे तब। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी।